एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। सवाल कहता है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द स्विच वाज केप्ट इन पोजीशन 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब पोजीशन 1 में हमें इस सर्किट को रखेंगे तो हमें जो सर्किट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा कि आपके पास है 5 हेनरी का एक इंडक्टर, और ये हमारे पास है 40 वोल्ट की बैटरी, और यहां पे हमारे पास है एक रेजिस्टर 10 ओम का। तो जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट को रखा जाता है, तो ये बेचारा एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और करंट हमें मिल जाएगा, करंट I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 40 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। 4 एम्पियर के बराबर करंट इस सर्किट में फ्लो होता है। अब इंडक्टर की एक खास बात यह है कि इस इंडक्टर को यदि मैं कहीं और भी कनेक्ट कर देता हूं, कहीं और भी सर्किट में लगा देता हूं, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत इस करंट को मेंटेन रखे। यदि मान लीजिए इस इंडक्टर को उठा के मैं कहीं भी लगा देता हूं तो t बराबर 0 पर जैसे ही सर्किट को क्लोज किया जाएगा, ये इंश्योर करेगा कि इस पूरे सर्किट में करंट जो है 4 एम्पियर के बराबर हो। कुछ भी हो जाए, सर्किट यदि क्लोज्ड है तो 4 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो करवाएगा ही करवाएगा। ये इसकी फितरत है। करंट में चेंज का अपोज करता है, एकदम फुल सपोर्ट से जो है ये अपोज करता है, फुल पोटेंशियल से ये अपोज करता है। अब हम इसको एक अनचार्ज इंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं 10 हेनरी के, जो है एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, अनचार्ज है। ये एक्टिव इंडक्टर इसे कहते हैं जिसमें करंट पहले से फ्लो हो रहा है। तो आपके पास है 5 हेनरी, और यहां पे आपके पास है 40 वोल्ट, और यहां पे आपके पास है 10 ओम के बराबर रेजिस्टेंस। और जैसे ही इसे क्लोज किया जाएगा t बराबर 0 पे, आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, शिफ्टेड टू पोजीशन 2 द करंट इन द सर्किट इमीडिएटली आफ्टर दैट इज a by b एम्पियर के बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर्स। तो a और b, a by b की फॉर्म में हमें करंट मिल जाता है पूरे सर्किट में। अब करंट कैसे निकालें? तो करंट निकालने का तरीका ये है कि भाई इसमें जितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इंडक्टर का मतलब एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उन लूप्स में से पास हो रहा है, एक फ्लक्स जो है वहां पे हमें मिल रहा है। फ्लक्स जो है पास हो रहा है सोलेनॉइड से, और जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होता है। तो जितना फ्लक्स यहां पे था उतना ही फ्लक्स यहां पर होने वाला है, टोटल फ्लक्स। तो मैं फ्लक्स बराबर फ्लक्स कर सकता हूं, फ्लक्स इनिशियल इज इक्वल टू फ्लक्स फाइनल, बिकॉज इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि फ्लक्स को अचानक चेंज नहीं होने देता। चेंज बाद में होगा लेकिन अचानक से चेंज नहीं होने ये देगा। तो फ्लक्स होता है Li के बराबर फ्लक्स होता है। तो L कितना है हमारे पास, 5 हेनरी इनटू करंट कितना था, 4 एम्पियर के बराबर। अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों इंडक्टर अब सीरीज में जुड़ गए हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इनके इंडक्टेंस 10 और 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 15 हेनरी इनटू करंट मान लेता हूं I के बराबर, या इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। करंट मान लीजिए I के बराबर हो जाता है 5 इंटू आई एंड 10 इंटू आई, तो फिर भी 15 इंटू आई रहेगा। तो यहां से 5 से चला गया 3 बार, तो करंट की वैल्यू मिल जाती है 4/3 के बराबर। और इसे मान सकते हैं कि कोप्राइम नंबर से a by b की फॉर्म में, तो a plus b आपको मिल जाता है 4 + 3 7 के बराबर। तो 7 एम्पियर, 7 के बराबर जो है हमें आंसर मिल जाता है, 7 के बराबर हमें आंसर मिल जाएगा, a plus b = 7। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में मुझे आपको बताना है। अनअकैडमी सुपर 20 ये एक इवेंट है जिसमें जो कि नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक चलेगी। इसमें 2 टेस्ट होंगे, उनके बेसिस पे जो टॉप 500 रैंकर्स होंगे उनको इन पर्सन 2 डेज का बूट कैंप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों,
इसमें क्या होगा बूट कैंप में? पर्सनलाइज स्कोर बोर्ड होगा, एनालिसिस सेशन होंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, और आपको इसमें 100% स्कॉलरशिप जीतने तक का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अनअकैडमी के द्वारा बियर किए जाएंगे इस 2 दिन के बूट कैंप में। ठीक है ना, इसमें गाइडेंस होगा, स्टडी प्लान होगा, ट्रिक्स होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जिन्होंने टॉप रैंकर्स को पढ़ाया, जो भी अनअकैडमी से रैंक्स आई है। ठीक है बच्चों, और एक बात और बतानी है, ऑल स्टार क्रैश कोर्स 3.0 ये नया बैच स्टार्ट किया गया है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 4 महीने में पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ताकि आप 12th क्लास में उन बच्चों के साथ आ जाओ जो बहुत पहले से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप में और उनमें कोई अंतर ना रहे। ठीक है ना, तो ये बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने पूरा सिलेबस, और ये उन बच्चों के लिए है जो JEE 2023 में देंगे, यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कर लीजिए। थैंक यू। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है 3 particles each of mass 1 kg are located at the vertices of equilateral triangle of side 4 meter. The speed at which they must move to revolve in a circular orbit under the influence of mutual gravitational force circumscribing and preserving the equilateral triangle is v is equals to n under root g. Then find the value of n. तो यहां पे देखिए आपके पास सवाल कुछ ऐसा है कि एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है लाइक दिस, दिस एंड दिस। यहां पर 3 पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिनका मास 1 किलोग्राम है। इनका मास है 1 किलोग्राम, इनका मास है 1 किलोग्राम, और इसका मास भी है कितना? 1 किलोग्राम के बराबर। अब क्या होता है कि ये चाहते हैं कि तीनों एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल में घूमना चाहते हैं, और कंडीशन ये है कि इनके जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो उनके कारण ही ये घूमेंगे, और दूसरा ये ट्राइंगल का जो शेप है बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ट्राइंगल के शेप को, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को रखते हुए इन्हें एक सर्कल में घूमना है, तो बताना है कि सर्कल में उनकी स्पीड कितनी होने वाली है। तो हम जानते हैं कि सर्कल में घूमने के लिए सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस जो हैं वो mv²r के बराबर होने चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस अब क्या कीजिए, इन तीनों में से कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, बिकॉज तीनों सिमेट्रिकल हैं, और किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाले जो सारे फोर्सेस हैं सेंटर की तरफ, उनको mv²r के बराबर कर दीजिए। तो भाई ये ट्राइंगल जो है इसकी साइड है 4 मीटर के बराबर, यह है 4 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो रेडियस होने वाला है सर्कल का वो कितना होगा, रेडियस सर्कल का कितना होगा। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 60, और ये हो गया 30-30-60, 30-30-60। ये आपके पास 4 मीटर है, तो ये कितना हो गया 2 मीटर, ये हो गया आपके पास 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। और ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाली जो है साइड लेंथ निकालनी है। तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, और ये वाली जो है 2 मीटर के बराबर है, और मैं इस वाले ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर सकता हूं इस वाले ट्राइंगल में। बताइए मुझे क्या बटे क्या लिखना होगा, कौन सा रेशियो मुझे यूज करना होगा, साइन करूं, कॉस करूं या टेन करूं। तो भाई हमें ये पता है, हमें ये चाहिए, तो मैं यहां पे कॉस वाले रेशियो का इस्तेमाल कर सकता हूं। cos 30 इज इक्वल टू cos ऑफ 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस विच इज 2 अपॉन हाइपोटेनस जो मैं r के बराबर मान लेता हूं 2 अपॉन r। cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2। तो यहां से आपको रेडियस मिल जाता है कितना, रेडियस मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √3। 4 डिवाइड बाय √3 आपको यहाँ पे रेडियस मिल जाता है, रेडियस मिल गया साहब। ठीक है, सही क्या है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू cos 30 √3/2। अब बात करते हैं फोर्सेस की, हमें रेडियस मिल चुका है, अब बात करते हैं फोर्सेस की। अब फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे इसके ऊपर, फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। फोर्स एक लगेगा इस पार्टिकल की वजह से इस तरफ, और फोर्स की वैल्यू होने वाली है g इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, और एक फोर्स लगेगा इस तरफ जो होगा g m स्क्वायर, g इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर के बराबर,
और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। तो ये फोर्स की वैल्यू मान लेता हूं F के बराबर है, ये फोर्स की वैल्यू मान लेता हूं F के बराबर है। दो फोर्सेस हैं F और उनके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है। तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2। 1/2 से 1/2 गया, आपको मिल गया यहाँ पे √3 इंटू F के बराबर रिजल्टेंट फोर्स। और वो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ आपको मिलने वाला है √3F के बराबर। तो ये फोर्स हो गया सेंटर की तरफ हो गया, इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, इसका वेलोसिटी इस तरफ होने वाला है। तो मैं फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r के बराबर लिख दूंगा। फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 इंटू F विच इज G इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो ये फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास m इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r हो गया आपके पास 4/√3 के बराबर। √3 से √3 चला गया, 4 से चला गया 4 बार, आपको मिल जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू G/4। तो v मिल जाता है आपको √g डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपको मिल जाता है n की वैल्यू 0.5। n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.5 के बराबर। n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.5 के बराबर। तो 0.5 √g हमें वेलोसिटी मिल जाती है, स्पीड मिल जाती है। ठीक बात समझ में आया। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, इन द गिवन अरेंजमेंट द रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हिंज। जो रॉड जो है वो हिंज के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। हिंज कहां है, हिंज है यहां पर, अरे ये रहा हिंज, और इस हिंज के अबाउट ये रोटेट होने के लिए फ्री है। इट इज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कांस्टेंट कांटेक्ट में है, यानी कि कांटेक्ट हमेशा रहेगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ब्लॉक में ऑफ बेस लेंथ 2a/√3 से। इफ द ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, find the magnitude of angular velocity of the rod at the instant when theta is equal to 30 degree। तो जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड विद द हॉरिजॉन्टल, जब वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो आपको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी इस रॉड की कितनी होने वाली है। एंगुलर वेलोसिटी इस रॉड की कितनी होने वाली है। अब सवाल को एक बार समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहां पे मैं बना रहा हूं वो कंडीशन जहां पर एंगल रॉड का हॉरिजॉन्टल से बन जाता है 30 डिग्री के बराबर। तो यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बनाया है और यहां पे मैं बना रहा हूं एक हिंज है ये, और ये रॉड एंगल बना रही है 30 डिग्री के बराबर। 30 डिग्री होगा काफी नीचे की तरफ इस तरीके से, ये रहा एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने एक रॉड बना दी है, काफी बड़ी है ये रॉड, इस तरीके से रॉड बना दी है। ठीक है, बन गया आपके पास रॉड। एक ट्रायंगुलर ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ट्रायंगुलर ब्लॉक यहां पे रखा है। तो यहां पे मैं एक ट्रायंगुलर ब्लॉक भी बना देता हूं इस तरीके से। इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की खास बात क्या है कि ये इक्विलैटरल है, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 60, ये वाला एंगल हो गया 60 और ये वाले एंगल हो गया आपके पास 30 और 30। अब ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि इस रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि रॉड एंगुलर वेलोसिटी क्यों पूछ रहे हैं। देखिए इसका मोशन आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। एक रॉड इस तरीके से लगी हुई है, यहाँ पे ये जो है ब्लॉक रखा हुआ है ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो जैसे जैसे ट्रायंगुलर ब्लॉक जो है ये आगे बढ़ेगा, ये रॉड नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। और समझ गए ना, तो रॉड का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है, रॉड का मूवमेंट जो है इस तरीके से है, और इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। दोनों मोशन की कांटेक्ट हमेशा ये रहते हैं, कांटेक्ट में हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे कैसे भी चलें जिंदगी में, लेकिन हमेशा कांटेक्ट बना के इन्होंने रखा है, कांटेक्ट लूज नहीं किया है। तो साफ समझ में आ रहा है कि ये एक कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल है जिसमें दोनों कांटेक्ट बनाते हुए अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। इसका जो है एंगुलर मोशन हो रहा है, मान लेता हूं ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो अब कांटेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। कांटेक्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब कांटेक्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन की वजह से किस तरफ होगी, रॉड के परपेंडिकुलर। तो रॉड के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बनाता हूं, तो देखिए वो किस तरफ आएगी। पहले एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूं कि ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये एंगल बना रहा है 90, ये एंगल कितना है 30 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन में दिया है कि इसी इंस्टेंट पे बताना है।
तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 के बराबर। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री के बराबर। ये 30 है, ये 30 है, 30 है, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब इस रॉड का जो नॉर्मल है, रॉड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन है। इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी यदि रॉड की तरफ से देखें तो वो होने वाली है ये वाली डिस्टेंस L के बराबर मान लेता हूं, L इंटू ओमेगा के बराबर। तो हो जाएगा आपके पास ये L ओमेगा के बराबर डिस्टेंस, L ओमेगा के बराबर वेलोसिटी, L ओमेगा के बराबर वेलोसिटी हमें मिल जाती है। तो यदि मैं सिर्फ रॉड का डायग्राम बनाऊं तो रॉड के डायग्राम से आप देखेंगे कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है बेटा, जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी हमें मिल रहा है L ओमेगा के बराबर। L इज द लेंथ फ्रॉम द हिंज। अब बात करें इस कांटेक्ट पॉइंट की जो इसके साथ इसके लिए भी एग्जिस्ट करता है। इसकी जो वेलोसिटी है वो तो इस ब्लॉक के हिसाब से देखें तो इस तरफ है, इस तरफ है वेलोसिटी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि बिकॉज ये दोनों पॉइंट एक ही हैं तो कांटेक्ट जो नॉर्मल के अलोंग जो इनके कंपोनेंट हैं वो बराबर आने चाहिए। यही हम करते आए हैं कि मान लीजिए आपके पास दो ब्लॉक हैं कुछ इस तरीके से, दो ब्लॉक हैं इस तरीके से, तो साथ साथ लगे हुए हैं, आप इसको धक्का दे रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इनका जो नॉर्मल है यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसके अलोंग इनकी वेलोसिटी एक समान होती है, इसलिए साथ साथ चलते हैं। तो एक कंस्टेंट की कंडीशन होती है कि जो नॉर्मल सरफेस है इन दोनों के लिए, नॉर्मल जो लाइन है उसके अलोंग जो भी वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है। तो हम यही करना चाह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी जो इनका कॉमन नॉर्मल है, पहले तो वो पहचानिए, कॉमन नॉर्मल है ये, तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और इसका तो कंपोनेंट इस तरफ है ही, तो इसका ये कंपोनेंट मैं इसके बराबर कर दूंगा, तो मेरा काम यहाँ पे चल जाएगा। तो बस काम हमारा हो गया कि ये जो है आपके पास वेलोसिटी L इंटू ओमेगा, इसको करना है हमें इस 20 के इस वाले कंपोनेंट के लिए। तो भाई ये आपके पास वेलोसिटी है 20, ये एंगल कितना हो गया 60, तो 20 cos 60 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो L ओमेगा हमें किसके बराबर करना है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर करना है। अब बात आती है कि ना हमें L पता है ना ओमेगा तो हमें निकालना ही है, तो L भी हमें नहीं पता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे? L कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है कि इसका जो बेस लेंथ है वो 2a/√3 है। ये 2a/√3 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा भैया a/√3 के बराबर। अब इस ट्राइंगल को देखिए, इस वाले ट्राइंगल को देखिए, इस वाले ट्राइंगल में मैं कह सकता हूं tan 60 इज इक्वल टू दिस हाइट h अपॉन दिस। तो मैं लिखूंगा पहले tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन a/√3। तो ये हमें मिल जाता है tan 60 विच इज sin 60 बाय cos 60 विच इज √3 इज इक्वल टू h√3 डिवाइडेड बाय a। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर, तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास 1। तो √3 से √3 चला गया तो h की वैल्यू मिल जाती है आपको 1 के बराबर। h की वैल्यू 1 मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले ट्राइंगल को, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि ये आपको पता है h 1 मीटर के बराबर है, ये एंगल जो है 30 डिग्री के बराबर है, ये वाली जो लेंथ है L के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं sin थीटा इज h अपॉन L इज इक्वल टू 1/2। h की वैल्यू है 1 के बराबर, तो L की वैल्यू मिल जाती है 2 के बराबर। तो L की वैल्यू 2 मिल गई। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L इंटू ओमेगा किसके बराबर आया था हमारे पास 10 के बराबर आया था, तो हमें मिल जाता है 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 10, तो ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, आपको आंसर मिल जाता है। तो 5 रेडियन पर सेकेंड विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ दैट रॉड का एंगुलर स्पीड 5 आपको मिल जाता है। ठीक है,